डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अध्ययन करेंगे अध्याय 6 उत्तक के बारे में। छठे अध्याय कक्षा 9वीं का विषय विज्ञान और 9th क्लास का विज्ञान विषय का छठे अध्याय के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और बिना देखे वीडियो को स्किप मत कीजिए। पूरा देखिए तो पूरा वीडियो देखने के बाद में पूरा चैप्टर आपके समझ में आ जाएगा। तो चलो अध्ययन करते हैं अध्याय 1 नज़र में। उत्तक, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। उत्तक दो प्रकार के होते हैं। फिर पादप उत्तक में विभज्योतक, विभज्योतक में प्राथमिक विभज्योतक, शीर्षक विभज्योतक, पार्श्वीय विभज्योतक और अंतर्विष्ट विभज्योतक। स्थायी उत्तक में एपिडर्मिस, सरल स्थायी उत्तक, जटिल स्थायी उत्तक। और इसमें है पेरेनकाइमा, गोल अंडाकार जीवित कोलेनकाइमा, लंबी खंभाकार जीवित मृत स्क्लेरेनकाइमा, लंबी संक्रिय लिग्निफाइड मृत। और जाइलम, जटिल उत्तक है जाइलम। वाहिका जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम रेसे, ये इसमें है जाइलम में। और फ्लोएम, चालनी नलिका है फ्लोएम रेसे, सहचरी कोशिका है फ्लोएम पेरेनकाइमा। अब जंतु उत्तक है एपिथीलियम, एपिथीलियम सल्की एपिथीलियम, घनाकार एपिथीलियम, स्तंभी एपिथीलियम और ग्रंथि एपिथीलियम। संयोजी उत्तक, संयोजी रक्त अस्थि उपास्थि अवकाशी वश्य घना तंतु में उत्तक। पुनः घना तंतु में उत्तक कंडरा और स्नायु में आगे बंटा हुआ। और फिर पेशीय उत्तक, पेशीय रेखित अरेखित और हृदय उत्तक। और फिर है तंत्रिका, तंत्रिका उत्तक नर्वस टिश्यूज। उत्तक एक कोशिकाओं का समूह जो ऊर्ध्व व कार्य दृष्टि एक समान होते हैं, इसके उसे उत्तक कहते हैं। उत्तक विज्ञान हिस्टोलॉजी उत्तकी उत्तकों का अध्ययन है। एक कोशिकीय के जीवों में सामान्यतः एक ही कोशिका के अंदर सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन व उत्सर्जन क्रियाएं होती हैं। बहुकोशिकीय जीवों में सभी महत्वपूर्ण कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किए जाते हैं। कोशिकाओं का विशेष समूह जो संरचनात्मक, कार्यात्मक व उत्पत्ति में समान होते हैं क्या कहलाते हैं? उत्तक। पादप उत्तक, विभज्योतकी उत्तक और स्थायी उत्तक। विभज्योतकी में शीर्षक विभज्योतक, पार्श्वीय विभज्योतक और अंतर्वेष्ट विभज्योतक। स्थायी में सरल स्थायी उत्तक जिसमें पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और जटिल स्थायी उत्तक जाइलम और फ्लोएम। विभज्योतकी उत्तक, विभज्योतकी उत्तक वृद्धि करते हुए भागों में पाए जाते हैं जैसे तने व जड़ों के शीर्षक और कैम्बियम। स्थिति के आधार पर विभज्योतकी 3 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर शीर्षक विभज्योतक। शीर्षक विभेदन तने व जड़ के शीर्ष पर स्थित होता है और पादपों की लंबाई में वृद्धि करता है। पार्श्वीय विभज्योतक, पार्श्वीय विभज्योतक या कैम्बियम तने व जड़ की परिधि में स्थित होता है और उनकी मोटाई में वृद्धि करता है। अंतर्विष्ट विभज्योतक, अंतर्विष्ट विभज्योतक पत्तियों के आधार पर टहनियों के परव को दोनों ओर स्थित होता है। यह इन भागों की वृद्धि करता है। विभज्योतकी उत्तक की विशेषताएं। सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति, कोशिकाओं के बीच में स्थान अनुपस्थित सटकर जुड़ी कोशिकाएं, कोशिकाएं गोल, अंडाकार या आयताकार, कोशिका द्रव्य सघन, गाढ़ा, काफी मात्रा में, नाभिक एक व बड़ा, संचित भोजन अनुपस्थित। विभज्योतकी उत्तक के कार्य लगातार विभाजित होकर नई कोशिकाएं पैदा करना और पादपों की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि करना। ये एपिकल मेरिस्टम जो विभज्योतकी और यह है
इंटरकेली मेरिस्टम और ये लेटरल मेरिस्टम पासवे। स्थायी उत्तक परमानेंट टिश्यू, ये उन विभजितकी उत्तक के से उत्पन्न होते हैं जो कि लगातार विभाजित होकर विभाजन की क्षमता खो देते हैं। इनका आकार, आकृति व मोटाई निश्चित होती है। ये जीवित या मृत दोनों हो सकते हैं। स्थायी उत्तक की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में रिक्तिकाएं होती हैं। एक सरल कोशिका एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार प्राप्त करती है, उसे विभेदीकरण कहते हैं। आकृति व संरचना के आधार पर स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं। एक तो सरल उत्तक, यह केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, इसमें एक तो संरक्षित उत्तक और दूसरा है संभरण उत्तक। संरक्षित उत्तक का मुख्य कार्य है सुरक्षा करना होता है। एपिडर्मिस, पौधे के सभी भाग जैसे पत्तियां, फूल, जड़ व तने की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस कहलाती है। ये क्यूटिकल से ढकी होती है। क्यूटिन एक मोम जैसा जल प्रतिरोधी पदार्थ होता है जो कि एपिडर्मिस कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। अधिकतर पौधों में एपिडर्मिस के साथ साथ सूक्ष्म छिद्र रंध्र स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा में दो गार्ड कोशिकाएं पाई जाती हैं। एपिडर्मिस का कार्य पौधे को सुरक्षा प्रदान करना। एपिडर्मिस की क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन को रोकती है जिससे पौधा झुलसने से बच जाता है। स्टोमेटा द्वारा गैसों के आदान प्रदान में सहायता व वाष्पोत्सर्जन में सहायक। कोरक, पौधे की लगातार वृद्धि के कारण जड़ व तने की परिधि में उपस्थित उत्तक कोरक में बदल जाती है। इन कोशिकाओं की भित्ति सुबेरिन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है। कोरक कोशिका जल व गैस दोनों के प्रवाह को रोक देती है। कार्य, कारक झटकों व चोट से पौधे को बचाता है। यह बहुत हल्का जलरोधक संपीड्य होता है। कोरक का उपयोग कुचालक व झटके सहने वाले पदार्थ के रूप में किया जाता है। स्टोमेटा और कोरक में क्या अंतर है? ये पत्तियों की एपिडर्मिस में बहुत से सूक्ष्म दर्शीय छिद्र होते हैं जो कि वृक्क के आकार की गार्ड कोशिकाओं से घिरी होती है, स्टोमेटा कहलाते हैं। जब जड़ें व तने वृद्ध हो जाते हैं तो द्वितीयक मेरिस्टेम एपिडर्मिस को बाहर की ओर धकेल देती है। ये पौधे के तने के बाहरी भाग में कई स्तरों में कारक या पौधे की छाल के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। पौधे के बाहरी भाग में आपने छाल तो देखी होगी, तो वह एक तरह की कोरक ही है। कार्य, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टोमेटा का कार्य कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का आदान प्रदान व जल का वाष्प रूप में ह्रास, और इनके बीच में किसी प्रकार का अंतरावकाश नहीं होता। ये कोशिकाओं में सुबेरिन के जमने से होता है। अब है स्टोमेटा ओपन। स्टोमेटा ओपन है और इसमें बंद। ये न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, ये जो हरे कलर के दिखाई देते हैं, और ये रिक्तिका, और ये रक्षी कोशिकाएं, और ये कोशिका भित्ति। सहायक उत्तक मतलब सपोर्टिंग टिश्यूज, ये तीन प्रकार के होते हैं। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा सामान्य समान व्यास वाली जीवित कोशिकाएं होती हैं, गोल, अंडाकार, बहुभुजीय या लंबी। कोशिका भित्ति पतली व कोशिका द्रव्य सघन। कोशिका के मध्य में केंद्रीय रिक्तिका स्थिति। पौधे के सभी भागों में उपस्थित जड़, तना, पत्ती, फूल। पेरेनकाइमा उत्तक के कार्य भोजन को संचित कर इकट्ठा करना, यांत्रिक मजबूती प्रदान करना, भोजन को एकत्रित करना, पौधे के अपशिष्ट पदार्थ गोंद, रेजिन, क्रिस्टल, टेनिन इकट्ठा करना,
यह कार्य पेरेनकाइमा का है। पेरेनकाइमा कोशिकाओं का रूपांतरण। जब पेरेनकाइमा कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो वे हरे रंग की क्लोरेनकाइमा कहलाती हैं। तब ये प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाती है। ये कोशिकाएं पत्तियों व नवजात तनों के बाह्य आवरण में पाई जाती है। जैसे ये कोशिकाएं हैं जो हरे रंग की दिखाई दे रही है, ये क्लोरेनकाइमा, प्लास्टिड और स्पंजी। अब एरेनकाइमा, ये चित्र दर्शाया गया। पेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। जब पेरेनकाइमा कोशिकाओं के बीच अंतकोशिकीय स्थान बढ़ जाता है तो इन अंतरकोशिकीय स्थान में वायु एयर भर जाती है, तब ये एरेनकाइमा कहलाती है। जो इस चित्र में दर्शाया हुआ देख लो, ये जो वायु भर जाती है इसे एरेनकाइमा कहते हैं। जिससे पौधे हल्के हो जाते हैं। यह गुण पौधों को उत्प्लावन बल प्रदान करता है, मतलब एक तरह से तैरने का। ये अधिकतर जलीय पौधों में पाई जाती है एरेनकाइमा। कोलेनकाइमा उत्तक, यह कोलेनकाइमा उत्तक जो इस प्रकार दर्शाई हुई है चित्र में, गौर से देखिए। ये पिट और लुमेन, ये उत्तकों की संरचना है। पेरेनकाइमा के समान जीवित कोशिकाएं कुछ क्लोरोफिल युक्त, पतली कोशिका भित्ति, लंबी स्थूलता, सेलुलोज व पेक्टिन का कोनों में जमाव, अंतकोशिकीय स्थान अनुपस्थित, बाह्य त्वचा के नीचे उपस्थित। कार्य यांत्रिक शक्ति प्रदान करना व क्लोरोफिल के कारण शर्करा व स्टार्च के निर्माण करना। इसका कार्य यांत्रिक शक्ति प्रदान करना व क्लोरोफिल के कारण शर्करा व स्टार्च के निर्माण करना। अब 3 नंबर है स्क्लेरेनकाइमा। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो तंतु और एक स्क्लेरेड्स, फाइबर्स और स्क्लेरेड। कोशिकाएं लंबी, संकरी व मोटी, 1 मिलीमीटर से 550 मिलीमीटर तक। अंतकोशिकीय स्थान अनुपस्थित, ये चित्र है स्क्लेरेनकाइमा। सामान्यतः इसमें बीच में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं है। सामान्यतः दोनों सिरों पर पैनी, जीव द्रव्य रहित व मृत। स्क्लेरेनकाइमा मृत होती है और जीव द्रव्य रहित। लिग्निन कोशिकाएं भित्ति को मोटा कर देती है। स्थिति स्क्लेरेनकाइमा कोशिका कॉर्टेक्स, मोटाई, फ्लोएम व कठोर बीज जैसे आम, नारियल, बादाम आदि में पाई जाती है। इसके साथ साथ स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं लंबी, संकरी, लिग्निन युक्त होती हैं। पौधे की छाल, नारियल के रेशे स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं के उदाहरण हैं। ये फाइबर, ये स्क्लेरेड्स, और इन चित्रों को देख लीजिए। जैसे नारियल के ऊपर रेशे दिखाई दे रही है, तो ये पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। इनमें अंतर, पतली कोशिका भित्ति होती है। कोलेनकाइमा में कोशिका भित्ति असमान रूप से मोटी और पतली होती है और इसमें मोटी कोशिका भित्ति। कोशिका द्रव्य सघन जीवित और कोलेनकाइमा में कम सघन जीवित और इसमें अनुपस्थित। स्क्लेरेनकाइमा में रिक्तिका बड़ी व मध्य में और कोलेनकाइमा में रिक्तिका छोटी और एक तरफ। स्क्लेरेनकाइमा में अनुपस्थित। पेरेनकाइमा में गोल और अंडाकार, कोलेनकाइमा में लंबी, स्थूल व गोल आकार, और स्क्लेरेनकाइमा में लंबी, संकरी व मोटी व अनेक आकार की। भोजन संचित करना पेरेनकाइमा का कार्य है, और कोलेनकाइमा में पेक्टिन का कोनों में जमाव और स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन का जमना। कुछ कोशिका प्रकाश संश्लेषण करती है पेरेनकाइमा, और कुछ प्रकाश संश्लेषण करती है ये भी कोलेनकाइमा, और स्क्लेरेनकाइमा प्रकाश संश्लेषण नहीं करती। पेरेनकाइमा में कोशिकीय स्थान उपस्थित, कोलेनकाइमा में अनुपस्थित और स्क्लेरेनकाइमा में भी अनुपस्थित। जटिल स्थायी उत्तक, वे उत्तक जो 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जटिल स्थायी उत्तक कहलाते हैं।
ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम व फ्लोएम। दोनों मिलकर सवहन उत्तक बनाते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज। जाइलम यह उत्तक पादप में मृदा से जल व खनिज का संवहन करता है। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। वाहिनिका, काष्ठीय कोशिका भित्ति, एकल कोशिकाएं लंबी नली के रूप में व मृत। और वाहिका जाइलम वेसल्स, एक दूसरे से जुड़ी लंबी कोशिकाएं, जड़ से जल व खनिज का पौधे के भागों में संवहन। जाइलम पेरेन्काइमा, पार्श्वीय संवहन में सहायता, भोजन को इकट्ठा करना। जाइलम फाइबर, पौधे को दृढ़ता प्रदान करना। फ्लोएम, यह उत्तक पादपों में निर्मित भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। चालनी नलिकाएं, 1 नंबर, लंबी व छिद्रित भित्ति वाली नलिकाकार कोशिकाएं चालनी प्लेट के छिद्रों द्वारा अन्य चालनी नलिका कोशिका के संपर्क में। और सहचरी कोशिकाएं, विशेष पेरेन्काइमा कोशिका लंबी, संकरी, सघन, जीव द्रव्य व बड़े केंद्रक वाली। फ्लोएम पेरेन्काइमा, 3 नंबर, सरल पेरेन्काइमा कोशिकाएं, भोजन का संग्रहण एवं धीमी गति से उनका संवहन। 4 नंबर है फ्लोएम रेशे, ये स्क्लेरेन्काइमा के रेशे दृढ़ता प्रदान करते हैं। ये पिट, वेसल एलिमेंट्स और ट्रेचीड जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स। फ्लोएम पेरेन्काइमा कॉम्पेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स ये। और केलस स्लाइम बॉडी, साइटोप्लाज्म स्ट्रैंड्स, सेव प्लेट्स। और ये है लिग्निफाइड वाल और लूमेन। जाइलम व फ्लोएम में अंतर। जाइलम और फ्लोएम, मृत कोशिकाएं जाइलम में और फ्लोएम जीवित कोशिकाएं। कोशिका भित्ति मोटी होती है, कोशिका भित्ति सामान्यतः पतली होती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है फ्लोएम में। लिग्निन कोशिका भित्ति को मोटी कर देती है जाइलम में। और चालनी नलिकाएं और सहचरी कोशिकाएं पाई जाती है इसमें। और कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। वाहिनिका और वाहिका पाई जाती है और इसमें चालनी नलिका और सहचरी कोशिकाएं पाई जाती है। कोशिका द्रव्य नहीं होता, कोशिका द्रव्य इसमें फ्लोएम में होता है। यह खनिज और जल का संवहन करता है जाइलम। यह पादप में निर्मित भोजन का संवहन करता है। संवहन केवल एक दिशा में होता है और इसमें संवहन ऊपर नीचे दोनों दिशाओं में होता है फ्लोएम में। जंतु उत्तक, एनिमल टिश्यूज। एपिथीलियम उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक। एपिथीलियम उत्तक संरक्षी उत्तक जो शरीर की गुहिकाओं के आवरण, त्वचा, मुंह की बाह्य परत, अस्त्र में पाए जाते हैं। मतलब ये संरक्षी उत्तक है जो कि शरीर की गुहिकाओं के आवरण, त्वचा, मुंह की बाह्य परत, अस्त्र में पाई जाती है। इसे एपिथीलियम उत्तक कहते हैं। कार्य व स्थिति के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। एपिथीलियम उत्तक, स्तंभी एपिथीलियम। अब स्तंभी एपिथीलियम होता है साधारण स्तंभी और रोएदार स्तंभी। साधारण में सतही पतली कमजोर सतह बनती है, जैसे रक्तवाहिनी, फेफड़ों की कूपिकाओं की विसरण करने वाली सतह। और रोएदार स्तंभी ये सतहों पर क्रमानुसार लगी होती है, जैसे त्वचा जो हमारे शरीर का रक्षी उत्तक है। और घनाकार एपिथीलियम उत्तक, घनाकार कोशिका जो वृक्क की नलिकाओं की सतह व लार ग्रंथि के स्तर का निर्माण यांत्रिक मजबूती प्रदान करती है। फिर स्तंभीय एपिथीलियम उत्तक, स्तंभीय ये स्तंभाकार कोशिकाएं जिन पर धागे की समान रचनाएं होती हैं। ये आंतों की सतह व श्वसन नली की सतह पर पाई जाती हैं।
वे पदार्थ के चालन में सहायता करती है। और अब है ग्रंथिल एपिथेलियम। ग्रंथिल एपिथेलियम ये ग्रंथिल होती है अर्थात पदार्थ का श्रवण करती है। ये एपिथेलियम सतह पर होती है, जैसे त्वचा कभी कभी अंदर की ओर मुड़कर बहुकोशिकीय ग्रंथि बनाती है। एपिथेलियम उत्तक, संरक्षी उत्तक, सिंपल स्क्वेमस और सिंपल क्यूबोइडल्स, सिंपल कोलमनर, ट्रांसिशनल, स्ट्राफाइड्स, स्क्वेमस, स्ट्राफाइड क्यूबोइडल्स और पसेडो स्ट्रेफाइड कोलमनर। ये एपिथेलियम उत्तक है जो इसे संरक्षी उत्तक के रूप में चित्र में दर्शाई गई। यह शरीर की गुहिकाओं का आवरण बनाता है। मुंह की बाह्य परत, पाचन तंत्र, फेफड़े, त्वचा की संरचना, अवशोषण करने वाले भाग, स्राव करने वाले भाग, वृक्कीय नली व लार नली की ग्रंथि। साधारण एपिथेलियम पतली एक कोशिकीय स्तर, यह सामान्यतः रक्त वाहिकाएं व फेफड़ों की कुपिकाओं को बनाती है। पारगम्य झिल्ली द्वारा पदार्थों का संवहन। घनाकार एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम वृक्क की सतह और वृक्कीय नली व लार ग्रंथि की नली के स्तर का निर्माण। स्तंभी एपिथेलियम, कोशिका स्तंभाकार होती है। ये आंतों की सतह पर पाई जाती है। कुछ अंगों में कोशिकाओं की सतह पर सीलिया पाए जाते हैं, जैसे श्वास नली। ग्रंथिल एपिथेलियम, ये एपिथेलियम कोशिकाएं आंतों की सतह, त्वचा में पाई जाती है। वे पाचक एंजाइम व रसों का स्राव करती हैं। संयोजी उत्तक, कनेक्टिंग टिश्यूज, इस उत्तक की कोशिकाएं संयोजी उत्तक शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का या आधार देने का कार्य करते हैं, जो कि मैट्रिक्स में ढीले रूप में पाए जाते हैं। इसके दो अवयव होते हैं, मैट्रिक्स और कोशिका। रक्त एवं लसिका, ब्लड। लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा प्लेटलेट्स प्लाज्मा में निलंबित रहते हैं। इसमें प्रोटीन, नमक व हार्मोन भी होते हैं। रक्त पचे हुए भोजन, हार्मोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, शरीर की सुरक्षा व तापमान नियंत्रण का कार्य करता है। न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, प्लेटलेट्स और इरिथ्रोसाइट्स, ये जो चित्र में दर्शाई हुई है ध्यान से देख लीजिए। न्यूट्रोफिल्स इस प्रकार की है, इयोसिनोफिल्स ये है, बेसोफिल में इस प्रकार की संरचना है, और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स और ये है प्लेटलेट्स, बिंबाणु, और इरिथ्रोसाइट। रक्त के अवयव, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसीज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करता है। श्वेत रक्त कणिकाएं रोगों से लड़ने में मदद करता है, डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाकर रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है। प्लाज्मा रक्तवाहिनी में पोषक तत्व, अपरिहार्य पदार्थ, जरूरी तत्वों, हमारे हार्मोन का संवहन करता है। अस्थि, अब है हड्डी, बोन, इसके अंत कोशिकीय स्थान में कैल्शियम व फास्फोरस के लवण भरे होते हैं, जो अस्थि को कठोरता प्रदान करते हैं। अस्थियां शरीर को निश्चित आकार प्रदान करती है। इसका मैट्रिक्स ठोस होता है। यह अस्थि की संरचना, जो बीच में जो पीले कलर का है उसे येलो मेरो कहते हैं, और स्पॉन्जी बोन, इसे स्पॉन्जी बोन कहते हैं, और यह है कॉम्पैक्ट बोन, हड्डी। उपास्थि कार्टिलेज, इसमें अंतकोशिकीय स्थान पर प्रोटीन व शर्करा होता है, जिससे यह लचीला व मुलायम होता है। यह अस्थियों की जोड़ों को चिकना बनाता है। ये नाक, कान, कंठ, नाखून आदि में पाई जाती है। इसकी कोशिकाएं कॉन्ड्रोसाइट कहलाती है। अस्थि व उपास्थि में अंतर, यह ठोस पदार्थ से बना होता है, यह अर्ध ठोस व लचीले पदार्थ से बना होता है। अंतकोशिकीय स्थान में कैल्शियम व फास्फोरस के लवण भरे होते हैं। इसमें अंतकोशिकीय स्थान में प्रोटीन व शर्करा होती है।
इसके बीच में अस्थि मज्जा पाई जाती है अस्थियों में, और अस्थि मज्जा उपास्थि में नहीं पाई जाती है। अब एरोलर उत्तक, ये उत्तक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। कार्य, ये अंगों के भीतरी की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। एडिपोज, वसा में है उत्तक। वसा का संग्रह करने वाला वसा में उत्तक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। वसा संग्रहित होने के कारण यह उष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। मतलब वसा संग्रह करने वाले वसा में उत्तक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। वसा संग्रहित होने के कारण यह उष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। क्यों, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जो जंगली जानवर पाए जाते हैं तो उसके अंदर वसा की मोटी लेयर होती है, तो वो उनको स्वयं को ठंड से बचाती है। इसका वह उदाहरण एक है। एडिपोज टिश्यूज, ये वसा में उत्तक जो दर्शाएगी, जो अपने अंदर से उष्मा को बाहर जाने नहीं देती। घना तंतुमय उत्तक, डेंस फाइबर्स टिश्यूज। फीमर, ये हड्डी है, इस ये हड्डी की संरचना है, ये है पटेला, ये वसा है, टीबिया है, ये फेब्यूला है। कंडरा, टेंडन, ये अस्थि को पेशियों से जोड़ती है। अस्थियां होती है ना, वे पेशियों से जोड़ने का कार्य करती है। टेंड्रा। स्नायु, लिगामेंट, ये अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। वेरी इंपॉर्टेंट। स्नायु, लिगामेंट और कंडरा। स्नायु अस्थि को अस्थि से जोड़ती है और कंडरा अस्थि को पेशियों से जोड़ती है। बहुत लचीली व मजबूत होती है स्नायु, और ये कंडरा कम लचीली, बहुत कम मैट्रिक्स उपस्थित, धागों के आकार की बहुत मजबूत संरचना होती है कंडरा। पेशीय उत्तक, मस्कुलर टिश्यूज। शरीर की मांसपेशियां उत्तक की बनी होती है। धागे के तरह की संरचना के कारण ये पेशीय तंतु कहलाते हैं। मांसपेशियों का संकुचन व फैलाव इन्हीं के द्वारा होता है। मतलब शरीर की मांसपेशी पेशीय उत्तक की बनी होती है। धागे की तरह की संरचना के कारण पेशीय तंतु कहलाते हैं। अब मांसपेशियों का संकुचन व फैलाव इन्हीं के द्वारा किया जाता है। मांसपेशियों में विशेष प्रकार का प्रोटीन, एक्टिन व मायोसिन होता है, जिन्हें संकुचन प्रोटीन कहते हैं। ये उत्तक 3 प्रकार के होते हैं: रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी, इसमें अरेखित पेशी और हृदय पेशी, और ऐच्छिक में रेखित पेशी। ये पेशी अस्थि में जुड़ी होती है, वे गति में सहायता करती है। अरेखित में ये आमाशय, छोटी आंत, मूत्राशय, फेफड़ों की श्वसनी में पाई जाती है। ये हृदय में पाई जाती है, लंबी, बेलनाकार तथा अशाखित होती है। रेखित और अरेखित, लंबी तथा शंक्वाकार सिरों वाली और बिना शंक्वाकार सिरे वाली तथा हल्के जुड़ाव वाली। पार्श्व में हल्की व गहरी धारियां होती है, जो इसमें चित्र में दर्शाई गई है। मांसपेशियों में पट्टिकाएं नहीं होती, इसमें पट्टिकाएं नहीं होती अरेखित में। और हृदय में एक केंद्रक युक्त बहुनाभिकीय होती है रेखित पेशियां, और एक केंद्रक युक्त होती है। हाथ व पैरों की पेशियां इसका रेखित का उदाहरण है, जो हमारी इच्छा पर कार्य करते। और आरनाल, हृदय, आँख की पलक, फेफड़े जो है अरेखित पेशियां। कोलेन फाइबर्स, थिक्स येलो इलास्टिक तंतु, इलोंगेटेड फाइब्रोब्लास्ट। कोलेन फाइबर्स, रेड्यूस्ड मैट्रिक्स, इलोंगेटेड फाइब्रोब्लास्ट। ये है हृदय की संरचना। हृदय के अंदर हृदय पेशियों को दर्शाया गया है। इस प्रकार की पेशियां हैं। तंत्रिका उत्तक, नर्व टिश्यूज। मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं तंत्रिकाएं मिलकर तंत्रिका तंत्र बनाती है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु
एवं तंत्रिकाएं मिलकर तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं न्यूरॉन कहलाती है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स में केंद्रक व कोशिका द्रव्य होता है। तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं, प्रवर्त या डेंड्राइट्स, धागे जैसी रचना जो साइटोन से जुड़ी होती है उसे डेंड्राइट कहते हैं। साइटोन कोशिका जैसी संरचना जिसमें केंद्रक व कोशिका द्रव्य पाया जाता है, ये संवेग को विद्युत आवेग में बदलती है। एक्सॉन पतले धागे जैसी संरचनाएं जो एक सिरे पर साइटोन व दूसरे सिरे पर संवेगी अंग से जुड़ी होती है, जो इसमें दर्शाया हुआ है एक्सॉन टर्मिनल। यह है एक्सॉन और यह एक्सॉन तंतु। साइटोप्लाज्म फ्लूइड और यह न्यूक्लियस का केंद्रक और यह है डेंड्रोइड्स। तंत्रिका कोशिका। अब इसी के साथ में डियर स्टूडेंट कक्षा 9th का विज्ञान विषय का अध्याय 6 उत्तक के बारे में हम लोगों ने थ्योरी पूरी पढ़ ली है और इस थ्योरी से शायद ही कोई ऐसा विषय पार्ट बचा हो जो हम लोगों ने अध्ययन न किया हो, अर्थात समझने की पूरी कोशिश की है। और आप लोग भी इसे जब भी फ्री बैठो या आपके पास में टाइम है उस समय मेरे वीडियो को बार बार दोहरा कर और अपने अध्ययन को मजबूत कीजिए। शिक्षा एक ऐसी चाबी है जो आपके पास होगी नहीं तो कोई न कोई इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं है जो आपको रोक सके, क्योंकि शिक्षा ही है इस शिक्षा के द्वारा आप अपने इस वातावरण के में एक तरह से स्थायित्व प्रदान कर सकते हो। क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। तो प्यारे बालकों, निरंतर अध्ययन करते रहिए और मेरे वीडियो को देखने के बाद में आप सभी विद्यार्थियों से मेरा गहरा और अपने हृदय से गहरा अनुरोध है कि मेरे वीडियो को देखने के बाद में सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को भी एक तरह से मोटिवेशनल ऊर्जा मिलेगी और मैं ऐसे ही और नए शिक्षा से जुड़े हुए वीडियो बनाता रहूँगा जो आपके ज़िंदगी में मतलब अध्ययन के क्षेत्र में काम आने वाले हो। तो निरंतर मेरे चैनल को पर बने रहिए और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिए और अपने सहपाठियों के साथ में शेयर भी कीजिए। इसी के साथ में मैं प्रकाश चंद्र पातलिया सभी प्यारे विद्यार्थियों को अपने गहराई से और हृदय की ओर से शुभकामनाएं देता हूं और निरंतर प्यारे बाल को अध्ययन करते रहिए। कभी भी बुरे लोगों की संगत मत कीजिए, हमेशा संगत कीजिए तो अच्छे लोगों की संगत कीजिए और शिक्षा से लगाव रखिए। बाकी सब खूब खेलिए, सब करना, लेकिन शिक्षा से कभी परे मत रहना, शिक्षा से जुड़े ही रहना। थैंक यू, बाय।